छात्रों, आज हम 66वीं बीपीएससी जिसका रिजल्ट 13 अप्रैल को आया था, उसके साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, कैसे उसमें निर्णायक सफलता प्राप्त करें, कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे साक्षात्कार में उच्च से उच्च अंक प्राप्त हो सके, इस पर चर्चा करें। वैसे भी साक्षात्कार तीनों परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यह अंतिम परीक्षा है जो परीक्षा परिणाम को कई तरीके से प्रभावित करता है और इसकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसमें हमेशा अस्पष्टता की स्थिति होती है या ऊहापोह की स्थिति होती है। साक्षात्कार की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी के क्रम में छात्र का उद्देश्य होता है जहां तक संभव हो सके ज्ञान अर्जन किया जाए और कुछ संस्थानों में जाकर के साक्षात्कार दे दिया जाए, मॉक इंटरव्यू दे दिया जाए और उसके बाद तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। और इस कारण अधिकतर छात्रों का अच्छा परिणाम नहीं आता। यहां ये ध्यान रखें कि 1828 में सिर्फ 689 छात्र 689 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए। तो आपका स्थान 689 में कैसे हो, इसका उत्तर आपको मिलेगा कि साक्षात्कार की कैसे बेहतर तैयारी करें। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैंने पिछले कई बीपीएससी में देखा है कि कई छात्रों ने सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार में अंक प्राप्त कर, यानी मेंस में एकदम कटअप के पास होने के बावजूद साक्षात्कार में ऊंचा अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त की और कई छात्रों ने ऊंचा स्थान प्राप्त किया मेंस में अच्छे मार्क लाने के कारण। लेकिन सिलेक्शन और ऊंचा स्थान, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार की तैयारी बहुत आवश्यक है। हमें दो एग्जाम्पल देंगे हम अपने ही छात्रों का। तो एक छात्र हमारे यहाँ 53 से 55 में बैठा, ये स्कोर 791 691 इन मेंस और ईबीसी कैटेगरी का था और ईबीसी का कटअप था 803 और उसको इंटरव्यू में 112 मार्क्स आया और 803, यानी यह छात्र सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के कारण सिलेक्शन हुआ। एक और छात्र है जो ऊंचे पद को उसको पास करने के लिए मेंस में 122 नंबर की जरूरत थी, इंटरव्यू में 122 नंबर की जरूरत थी और उसे आया 131 और उसके कारण लड़की होने के कारण अच्छा पोस्ट भी उसको मिल गया। 54 की बात। इसके अलावा 64 और 64वीं और 65वीं में विशेष सामान्य श्रेणी के छात्र, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो कटअप के आसपास 3-4 नंबर के आसपास के थे। उन्होंने साक्षात्कार में कुछ अंक प्राप्त करके अपने लिए एक पद को सुरक्षित किया। मेरा भी मानना है कि अगर सामान्य श्रेणी के छात्र अगर मेंस पास करते हैं तो 85 या 90 स्कोर उनको मिल सकता है और तो वो सफल हो सकते हैं। ईबीसी एससी इस समय थोड़ी सी गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सामान्य श्रेणी का छात्र अपने कटअप के आसपास में भी होगा तो इंटरव्यू में अगर उच्च स्कोर कर लेता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है।
हमारे यहाँ साक्षात्कार की तैयारी की एक अलग सी रणनीति रही है, जिसका अच्छा परिणाम 64वीं बीपीएससी में देखने को मिला, 65वीं बीपीएससी में भी देखने को मिला। क्योंकि हम सिर्फ मॉक इंटरव्यू पर जोर नहीं देते हैं, हम हर एक छात्र के इंडिविजुअल बायोडाटा के आधार पर उसकी पहले तैयारी कराते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उसकी तैयारी कराते हैं। और ज्ञान पक्ष और दृष्टिकोण पक्ष दोनों तरीके से, विशेषकर दृष्टिकोण पक्ष से जुड़े प्रश्नों का कैसे बेहतर से बेहतर उत्तर दे सकें, उस पर हम ध्यान देते हैं। और इस कारण हमारे यहाँ छात्रों को साक्षात्कार में उच्च अंक आए हैं, जिसका वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं और उनके मार्क्स भी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम 64वीं का उदाहरण लें, 64वीं बीपीएससी में हमारे यहाँ से 91 छात्र सफल हुए, 91 छात्र हुए, जिसमें से 9 छात्रों का स्कोर जो था वह 90 था। 9 छात्रों का स्कोर 90 था, बहुत ऊंचा अंक था। 90 अंक प्राप्त करने वाले जो उसमें बहुत सारे सामान्य श्रेणी के छात्र थे, उन्होंने पद को सुरक्षित किया और कुछ छात्रों की अच्छी रैंकिंग भी आई। इसके बाद 80 से 90 के बीच में, हमारे यहाँ 80 से 90 के बीच में 43 छात्र जो सफल हुए हैं। 80 से 90 मार्क्स जो था वो 43 छात्र थे और 75 से 80 के बीच में 36 छात्र। 75 से 80 के बीच में 36 छात्र थे और बाकी 3 छात्र ऐसे थे जिनका स्कोर 75 से नीचे रहा। यानी ये इसको एक्सेप्शनल स्कोर माना जाता है, इसको भी एक्सेप्शनल स्कोर माना जाता है, इसको भी वेरी गुड माना जाता है। मेरा अपना मानना है कि 60 अगर आप 60 से नीचे जाते हैं, दैट इज बिलो एवरेज, और 60 के आसपास में रहते हैं तो 60 प्लस हुआ तो एवरेज आ गया, 72 प्लस हुआ तो वेरी गुड हुआ, और 84 के आसपास हुआ तो वो एक्सेप्शनल के क्षेत्र में आ गया। या ऐसे कह सकते हैं कि इसको आप एवरेज रख लें, इसको गुड रखें और इसको वेरी गुड रखें, और 48 के आसपास में आप इसको कहते हैं बिलो एवरेज, और 84 प्लस जितने भी एक्सीलेंट है। तो हमारे यहाँ जो 43 में 52, 40 से 47 छात्र का इसको एक्सीलेंट श्रेणी में था। ये है 64वीं। 65वीं में भी हमारे यहाँ से 40 छात्रों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक नया स्फूर्ति ये आया है कि 88 से 92 के बीच में 6 छात्रों का स्कोर रहा। 82 से 87 के बीच में 24 छात्रों का स्कोर था, और 75 से 79 के बीच में 12 छात्रों का स्कोर था, और 4 छात्रों का स्कोर 75 से नीचे था। तो स्कोर यहाँ हाई स्कोर इंटरव्यू का आता है। उसके पीछे मेरी एक स्पष्ट रणनीति होती है कि इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ और सिर्फ मॉक से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान संग्रह करके नहीं होगा। यह ध्यान में रख लें कि ज्ञान की परीक्षा में इसमें हो जाती है, आपके प्रस्तुतिकरण पर ध्यान रहता है, एनालिटिकल क्वेश्चन, दृष्टिकोण पक्ष वाले क्वेश्चन का आप कैसे आंसर देते हैं, ये महत्वपूर्ण रहता है। आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि आप उच्च से उच्च स्कोर प्राप्त करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। एक
बायोडाटा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसकी जितनी बेहतर तैयारी करेंगे आपकी उच्च अंक आने की संभावना उतनी ज्यादा है। दूसरा पार्ट में जो हम रखते हैं वह है ध्यान, और तीसरा पार्ट रखते हैं हम समसामयिकी, और चौथा है अन्य में रखते हैं बायोडाटा। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप अगर एंटर करते हैं तो आपके निश्चित बोर्ड के पास आपकी कंप्लीट बायोडाटा नहीं होती, वो आपसे ही पूछ करके वो क्रिएट करता है क्वेश्चन को, तो आपको इसकी बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आपसे जब पूछा जाता है ग्रेजुएशन कब किया, ये पहला क्वेश्चन आया, ग्रेजुएशन कब किया। अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर पहले किया था, गैप ईयर है, तो गैप ईयर में पूछा सकता है कि क्या कर रहे हैं, तो गैप ईयर बहुत ज्यादा होता है तो वो निगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है थोड़ा मोड़ा। तो आपको गैप ईयर में आप ये सोच करें तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं गुड इनफ, लेकिन गैप ईयर में आप ये तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने में ज्यादा अगर गैप रहता है तो वो अच्छा नहीं मानता है। तो गैप ईयर पूरी करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम सिर्फ तैयारी ही नहीं कर रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। आप कह सकते हैं कि एनजीओ से जुड़ी हुई थी या टीचर थी, कुछ कर रहे, इस गैप ईयर को आपको बढ़ना होगा। तो ग्रेजुएशन के बीच गैप ईयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का विषय क्या है, अगर विषय आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो ठीक, तो उससे जो पूछे जाएंगे। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड का है तो आपको फिर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। टेक्निकल ग्राउंड का अगर बैकग्राउंड का अगर होगा और कोई स्टूडेंट को पूछा जाएगा कि आखिर क्यों बदलना चाह रहे हैं, या आपने जो टेक्निकल डिग्री प्राप्त की वो तो वेस्ट चला गया, आप उस फील्ड में ज्यादा बेहतर करते। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप उसको संतुष्ट कर पाए कि हम क्यों आना चाहते हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड, तो वो प्रशासन में बेहतरी करेगा। मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड जो है हम नई सोच से आ रहे हैं वो बताया जाएगा इंटरव्यू की तैयारी करने के दौरान आपको। और टेक्निकल बैकग्राउंड जो है वह प्रशासन में अच्छा योगदान दे सकता है। तो इसका योगदान टेक्निकल विषय का प्रशासन में क्या योगदान होगा ये आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं, तो कभी भी जॉब के बारे में चेंज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। अपने जॉब के प्रति संतुष्टि का भाव आपको नहीं दिखाना है, और उस जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी आपको रखनी है। उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई कई छात्रों का जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई आधा से ज्यादा इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका समान कोई विषय है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो फिर इससे जुड़े बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। आपका चाहे वह समय ज्यादा ही बीत गया हो, आप 7 साल 8 साल 10 साल हो गया ग्रेजुएशन किया हुआ, इसके बावजूद आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें आप ये करेंगे जो ग्रेजुएशन का विषय है उससे जुड़ा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। आपको ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं करनी है। जैसे अगर हिस्ट्री का है तो 9th और 10th या 10th का आप जो बेसिक नॉलेज है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, उसको 9th और 10th की बेसिक पुस्तक एनसीईआरटी की
पढ़नी चाहिए, या बेसिक नॉलेज बिहार सरकार की भी पुस्तक आती है 9th-10th की, उससे एक सिलसिलेवार चैप्टर वाइज एक जिस्ट बना लेना है, तो उससे आपकी ये चीज तैयार हो जाती है। इसके बाद अगर आपका विषय अब टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और आपने ऑप्शनल नया चेंज किया है, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और ऑप्शनल आपने चेंज किया है, ऑप्शनल तो क्यों चेंज किया है उसका आंसर देना पड़ेगा, क्यों चेंज किया है। और अगर आपने ऑप्शनल चेंज किया है तो उसका प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है, प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, ये आपको तैयार करके जाना है। या अगर आप समान विषय के हैं, आर्ट्स ग्रेजुएशन अलग विषय से किया है और ऑप्शनल फील्ड अलग हो गया, तो क्यों चेंज किया उसका आंसर तैयार करना है, और फिर इसका प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी चेंज करते हैं विषय, तो क्यों चेंज किया ये जानना है। और अगर ह्यूमैनिटीज का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, अगर वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो क्यों चेंज करते हैं उसको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, उस सब्जेक्ट का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है, इस पर ध्यान रखना होगा। बायोडाटा का सबसे अगला जो पहलू है वह है हॉबी। हालांकि हॉबी सभी छात्रों से नहीं पूछे जाते, लेकिन कई छात्रों से पूछे भी जाते हैं, तो हॉबी की थोड़ी सी बेहतर तैयारी करनी होगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसी हॉबी न लिया जाए जो वाइड रेंज का। वाइड रेंज का होने का मतलब यह है कि अगर उससे बहुत ज्यादा प्रश्न बने, ऐसा हॉबी नहीं रखना चाहिए। जैसे वाचिंग मूवी, तो मूवी बहुत सारे हो सकते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये इस तरह का चीज आप ऑप्शन में नहीं दे सकते हैं, हॉबी में देना चाहिए आपको। या लिसनिंग म्यूजिक, ये सब जो है वाइड रेंज का है। या वाचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सब हॉबी आप नहीं दे जो वाइड रेंज से क्वेश्चंस में आता है। आपको आप ये कह सकते हैं कि डांसिंग फॉर्म आप तैयार कर सकते हैं कि हम डांस के प्रति मेरी अभिरुचि है, या गाने की अभिरुचि है, तो आप किस तरह गाना गाते हैं, और अगर अच्छी आपकी मधुर आवाज है तो वो आपको पॉजिटिव मार्क्स उपलब्ध करवाएगा, तो हॉबी वहां पर सीख सकते हैं। डायरी लेखन है तो उसका भी दायरा बहुत बड़ा नहीं है, गार्डनिंग उसका मतलब उन चीजों पर भी हॉबी ऐसी चीज है। अगर कुछ बहुत लोग स्पोर्ट्स कर ले लेते हैं, क्रिकेट खास कर ले लेते हैं, तो क्रिकेट हर एक को अच्छा नहीं लगता है, खासकर जो ओल्ड एज के लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपको देना ही है स्पोर्ट्स में क्रिकेट या बैडमिंटन, तो आप एक और साथ में एक हॉबी की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू ये पूछ दिएगा क्रिकेट के अलावा कोई हॉबी है, बैडमिंटन या स्पोर्ट्स कोई के अलावा भी कोई हॉबी है। तो अगर आप क्रिकेट या स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई हॉबी देना चाहते हैं तो साथ में एक और हॉबी का तैयार कर लें, क्योंकि उससे पूछ दिया जाएगा इसके अलावा कोई और हॉबी आपको पसंद है, तो आप कहेंगे नहीं, तो वो भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर उस समय आप कहेंगे दूसरा कुछ हॉबी की चर्चा करेंगे और उसकी तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी, तो ये आपको नुकसान करेगा। इसलिए हॉबी चुनने में आप थोड़ा सा गंभीरता से कोशिश करेंगे। दूसरा, एक और बायोडाटा जुड़ा हुआ है पद वरीयता। पद वरीयता, पद वरीयता आप कैसे लेते हैं इस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवा का पद चयन करते हैं ऊपर से, तो ये पूछा जा सकता है, हालांकि 66वीं प्रशासनिक सेवा का पद है ही नहीं, तो इससे जुड़ा जरूरी है। तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर क्यों? अगर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की जो वर्क एथिक्स है उससे जुड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर पुलिस सेवा देते हैं तो पुलिस सेवा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अधिकतर समय ये आपके नेगेटिव चीजों को फेंका जाता है। मतलब ये कहा जाता है पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस से भय होता है लोगों का, पुलिस से डर होता है, पुलिस भ्रष्ट है, तो वो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट से कहते हैं कि इतने क्यों आप आना चाहते हैं, आप लोगों में
भय का माहौल कायम करना चाहते हैं, अब गुंडागर्दी करना चाहते हैं, अब पैसा लूटने के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस सेवा से जुड़े हुए बहुत सारे नेगेटिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आपको उसमें शालीनता से ये जवाब देना होगा कि नहीं, इक्की दुक्की उधार हो सकते हैं, पुलिस जो है वह शांति सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और आज कम्युनिटी पुलिसिंग अलग अलग पुलिसिंग का जो मॉडल है, नए नए जो मॉडल आया है उसकी चर्चा करके आप कर सकते हैं। तो पुलिस से जुड़े परीक्षा देंगे तो उस पर बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन आपको भड़काने के लिए दिया जाता है, उसकी गंभीरता से तैयारी करेंगे। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना है, पद वरीयता में आप जिससे पहला दूसरा दे दिया और उसकी तैयारी कर ली और तीसरे चौथे की नहीं की तो दिक्कत है। इस बीच में जब ये भी देखा गया है तो तीसरे चौथे से पद वरीयता से जुड़े हुए पदों के बारे में भी जानकारी पूछ ली जाती है। तो आपको सलाह है कि 1 से 5 वरीयता तक जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल आप जानकारी हासिल कर लेंगे तो वो आपको बेहतर होगा। तो पद वरीयता से जुड़ी हुई आप आएंगे तो क्या कर सकते हैं, आप क्या नया परिवर्तन लाएंगे, तो आपको इसका तैयार करना होगा। ये जो है दृष्टिकोण पक्ष का प्रश्न है, इसको आप पास नहीं कर सकते। फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन के विषय से जुड़े बेसिक इंफॉर्मेशन होंगे, उसमें अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी कह देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो दृष्टिकोण पक्ष का जो प्रश्न होगा, जो एनालिटिकल प्रश्न होगा, जिसमें निर्णय की बात आएगी या आप क्या नया कर सकते हैं, तो उसको आप पास नहीं कर सकते, उसका बेहतर आंसर आपका तैयार होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में यह है कि अगर आपको नहीं आता है कोई आंसर एग्जैक्ट तो आप सॉरी कह दें और जो एग्जैक्ट आंसर आता है वही दें। नेगेटिव अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपका छवि निगेटिव बनता है। हो सकता है शुरू में आपसे विषय से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाए और उसका आप गलत आंसर दें तो इंटरव्यूअर के मन में आपके प्रति निगेटिव छवि होती है, बाद में अच्छा इंटरव्यू देने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स आपको नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आ रहा है आई एम नॉट श्योर तो आप अनुमति मांग करके वहां से आई एम नॉट श्योर बट अगर आप आदेश देंगे तो हम बता सकते हैं, तो तब आप आंसर देंगे। तो गलत भी हुआ तो वो निगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि आपने परमिशन ले लिया, ठीक है, और सही हो गया तो अच्छा है। तो मेरा आपका सलाह है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जैक्ट आता है तो आप दे आंसर, अगर नहीं आता तो सॉरी कह दे, और अगर आप बोलना ही चाहते हैं कुछ हमको मुझे परमिशन है तो परमिशन लेकर के आप उसमें आप गेस करें तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस चीज पर आपको गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इस समय कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा स्टार्ट में ही, कभी यही हो सकता है कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं। इसका भी आंसर बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए। उसमें दो चीज, क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर न तो पूरी तरह आदर्शात्मक होना चाहिए और न ही पूरी तरीके से जो है सो तथ्यात्मक सिद्ध होना चाहिए। आदर्शात्मक नहीं होना चाहिए, उसका आंसर नेचुरल होना चाहिए, जो लगे कि हम गढ़ नहीं रहे हैं। अब जैसे हम सेवा भाव से आए हैं, वो स्टार्ट से ही आपको नहीं करता है, तो जो आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं उसका आंसर जो है वो रैशनल होना चाहिए और वो पूरी तरह आदर्शात्मक नहीं होना चाहिए। अगर आदर्शात्मक आंसर देंगे तो आपके निगेटिव क्वेश्चन के कई बौछार किए जाएंगे और तो फिर आपको समस्या होगा। तो मेरा सलाह है कि जब आपसे पूछा जाए कि आप क्यों आना चाहते हैं तो आप सीधा जो सोच है देखिएगा कि उच्च वेतन, प्रतिष्ठा और कार्य की विविधता। ठीक है, उच्च वेतन, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, सामाजिक उच्च वेतन भी मिल रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रहा है और कार्य की विविधता इसलिए माना जाता है। ये जो है कि गढ़ा हुआ आंसर नजर नहीं आया। आप हम सेवा भाव से आना चाहते हैं, हम समाज में सुधार करना चाहते हैं, हम क्रांति लाना चाहते हैं, ये सब आंसर ये
उचित नहीं माना जाता है। तो इस चीज की भी आप तैयारी बेहतर ढंग से कर दें। बिहार से मतलब बिहार में आप अधिकारी बनेंगे और आप इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर बनेंगे। आप जो सरकार की योजनाएं हैं उसको आप लागू करने वाले अधिकारी बनेंगे। तो इससे बिहार से जुड़े हुए ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए कुछ पूछे जाते हैं, जैसे भी समस्या क्या है, बिहार की समस्या क्या है। अब समस्या क्या आ सकता है, तो कृषि की समस्या, उद्योग, रोजगार, इस समस्या ये इसके बारे में चलता है और उसका निदान क्या है। तो 5 समस्या बिहार की बताना है और इसका 5 निदान ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। बिहार की 5 समस्याएं, मुख्य समस्याएं और बिहार उसका निदान 5, ये बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। और संभावना को और ज्यादा तैयार करना बेहतर तरीके से, यानी आपकी नजर में बिहार कैसे विकास करेगा, क्या क्या संभावना है, कृषि में क्या संभावना है, उद्योग में क्या संभावना है, सेवा क्षेत्र में क्या संभावना है, सेवा क्षेत्र में भी पर्यटन में क्या संभावना है, ठीक है, आईटी सेक्टर में क्या संभावना है। तो बिहार में विकास की क्या संभावना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। और बिहार क्यों पिछड़ा रहा इसको भी ध्यान रखेंगे और उस पिछड़ेपन को आप कैसे दूर कर सकते हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे। बिहार से जुड़ी हुई चीजों को आप रखिएगा और जब आपको निदान पूछा जाएगा तो आप उसको पास नहीं कर सकते क्योंकि आपका दृष्टिकोण पूछा जा रहा है कि कैसे आप समस्याओं का निदान करेंगे। तो आपको एक संतुलित आंसर तैयार करके देना ही पड़ेगा। संभावना क्या है, तो आप इसमें आप कह सकते हैं मैं कुछ संभावना नहीं निकल गया, सॉरी सर, यहाँ आपको संभावना के तैयार होनी चाहिए, सॉरी 5-7 पॉइंट्स तैयार होनी चाहिए। इस चीज पर आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। चौथा जो तीसरा जो स्टेप है वह है समसामयिकी। समसामयिकी को आप 3 पार्ट बांटे, एक बिहार, दूसरा भारत, तीसरा अंतरराष्ट्रीय। मतलब राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो बिहार स्तर पे जो है वह क्या क्या कुछ करंट में कुछ पॉपुलर घटनाएं घटी है या कुछ योजनाएं आई हैं उसको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार की किन किन योजनाओं को भारत में प्रसिद्धि मिली है, किन किन योजनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली है, कौन सी घटना भारत के स्तर पर चर्चित रही है। तो बिहार में आपको सिर्फ उन चर्चित घटनाओं पे चर्चा करना है, चाहे वह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चर्चित घटनाओं पे आप एक समग्र तैयारी करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप चर्चित घटनाओं की समस्याओं पर चर्चित घटनाओं पर ज्यादा फोकस करेंगे। चर्चित घटनाएं ऐसा हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हुआ, पार्लियामेंट का कोई बिल पास हुआ या किसान समस्या हुआ जो चर्चा में हुआ या चुनाव से जुड़ा हुआ या अभी जो जनसंख्या नियंत्रण या बिहार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जाति जनगणना, इन सब जुड़े जो पॉपुलर टॉपिक हैं तो उनसे जुड़े हुए चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 ध्यान रखना है। पहला फोकस करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन घटनाओं पर ज्यादा फोकस करना है जो इंडिया सेंट्रिक, जहां इंडिया की भागीदारी है, इंडिया सेंट्रिक होना चाहिए, जहां पे इंडिया की भागीदारी है उसको ज्यादा फोकस करना है। हाँ, कुछ ऐसी घटना जो वैश्विक स्तर चर्चा का विषय है, अगर मान लिया रूस यूक्रेन का युद्ध है तो वैश्विक स्तर पर सबसे चर्चित घटनाएं हैं, चाहे कोरोना संकट से जुड़ी समस्या है वैश्विक स्तर पर, उसकी आप तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। लेकिन बाकी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं वो कोशिश करेंगे वो इंडिया सेंट्रिक जो है उस पर ध्यान देखें, जो कि आप मेंस में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो वैश्विक स्तर प्रभावित है, जैसे मान लिया यूएनओ से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं,
पहली बार कब प्रस्ताव आया जनरल असेंबली में किसी राष्ट्र के विरुद्ध, तो अब यूएनओ से जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो सफल नहीं हो पाया यूएनओ, ठीक है, क्यों नाटो ने इंटरफेयर नहीं किया, इनसे जुड़ी हुई चीजों का एक विस्तृत तरीका आपको आंसर तैयार करना है। और हम जब क्लास करवाएंगे, तो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी से मॉक इंटरव्यू से पहले 15 दिन तैयारी कराई जाती है, तब वह मॉक इंटरव्यू ली जाती है, तो वो तैयारी कराने में हम आपको तैयारी कराएंगे। चौथा जो पार्ट है अन्न, ये एक नया कोई देखने में आ रहा है जिसका कहते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर सब्जेक्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर सब्जेक्ट। क्या है कि इसमें दो कारण वो है कि एक तो जो चेयरमैन होते हैं वो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ हर एक मेंबर जो है आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन का विषय कुछ भी हो, वो वही प्रश्न पूछेंगे जिसमें उनको महारत हासिल हो। दूसरा, क्योंकि इस बोर्ड में आपके ऑप्शनल या ग्रेजुएशन से कोई विशेषज्ञ नहीं होते, तो कुछ क्वेश्चन जो मेंबर भी हैं वो भी और जो चेयरमैन है वो भी, वो अपने क्षेत्र में जो विशेषज्ञता होती है उससे जुड़े हुए प्रश्न को काफी पूछते हैं। विशेषकर हिस्ट्री, पॉलिटी ये बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों विषय जो है यह आप कह सकते हैं सर्वग्राही, सबको कुछ ना कुछ पता होता है। एक तो वो हिस्ट्री से क्वेश्चन, चाहे मेरे कई छात्रों को सोशियोलॉजी ऑनर्स था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, हिस्ट्री से 15-16 क्वेश्चन पूछ दिए गए। पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे धन विवेक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर है, राज्य क्या है, व्यक्ति क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस और प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राचीन भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके ऑनर से कोई मतलब नहीं है, आपके बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सर्वग्राही विषय है और विशेषज्ञ जो है उस विषय से जुड़े होते हैं, उसी से वो क्वेश्चन पूछने की करते हैं। इसलिए और आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी ये सब आप पढ़ के आ रहे हैं जीएस में। हिस्ट्री पॉलिटी को ज्यादा फोकस करेंगे और संभव होगा तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स पोर्शन भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और बेसिक इंफॉर्मेशन आपका तैयार होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उस संदर्भ में स्पष्ट इसका एक अलग से तैयारी होनी चाहिए। जैसे आपकी 4 अगर बोर्ड बनता है तो चारों जो चेयरमैन होंगे, 5 बोर्ड बनता है, 5 जो चेयरमैन होंगे, तो क्योंकि आप चेयरमैन को अन्य मेंबर के अलावा ज्यादा मार्क्स देने की छूट है मिली हुई है। लोग कहा था 50% मार्क्स जो है वो चेयरमैन ही देते हैं। तो जो हमारे पास अभी जो 5 चेयरमैन हैं, तो उनके विषय जो उनके प्रिय विषय हैं, जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं, उसकी तैयारी आपको करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस माने दीप्ति मैम है तो पॉलिटिकल साइंस की टीचर है, तो आपको उसके बारे में अगर उनका बोर्ड आ जाएगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस से जुड़े क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं। शक्ति सामंत थे तो वो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। तो आपको उन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेंबर थे, कोई हिंदी के विशेषज्ञ हैं, कोई मैथिली के विशेषज्ञ हैं या मिथिला के क्षेत्र से आते हैं, तो वैसे टीचर अपने विषय से संबंधित प्रश्नों को ज्यादा रखते हैं, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन विषय भी हो, तो आपको कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी बेहतर ढंग से तैयार करने की जरूरत है। और साहित्य में से जुड़े हुए प्रश्न अगर रहते हैं, तो जिनका ऑप्शनल साहित्य हो या ग्रेजुएशन साहित्य हो, उसमें ये ध्यान में रखना है कि आसपास में कोई भी
महत्वपूर्ण साहित्यकार हो और कोई भी विशेषज्ञ हो, तो प्राचीन काल या मध्य काल में या आधुनिक काल में कोई भी ऐसे रहे होंगे तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में विशेष जानकारी, उनकी जीवनी से जुड़े हुए, उनकी रचनाओं से जुड़े हुए और विशेष जानकारी रखनी होगी। और उनकी से जुड़ी कुछ रचनाओं की कुछ कविताएं हो सकती है, आने से जुड़े कुछ संदर्भ हो सकता है, उसको भी आप ध्यान में रखें। ये आप मोटा मोटी तैयारी करने का कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान रखने का है। वैसे हमारे द्वारा स्टूडेंट के, जो हमारे यहाँ से 56 स्टूडेंट पास किए हैं, उन स्टूडेंट के उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो 65 में भी जिनको सफलता मिली थी और कुछ की 64 में भी सफलता मिली थी, जो दे आर वेल फर्स्ट, और फिर भी हम उनकी भी रिवाइज कर पाएंगे और फिर मौके जो मिलेंगे। लेकिन जो नए छात्र होंगे तो उनके बायोडाटा के आधार पे, उनके इन इंफॉर्मेशन के आधार पे उनको हम पहले तैयारी करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम उनका मौका इंटरव्यू लेंगे। ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कैसे आपको बिहेव करना है और कैसे आपको मूवमेंट करना है, ये कौन सा ड्रेस पहनना है, कैसे आप अपीयरेंस होंगे, तो ये सब चीज बेसिक है, वो एक दिन में ही आपको समझा दिया जाएगा। आपको कैसे आई टू आई कांटेक्ट रखना है, कांटेक्ट सबकी तरफ रखना है, हाथ में उठना चाहिए, इन चीजों की जानकारी तो हम आपको पहले भी दे देंगे। लेकिन जो चारों विषय जो है इससे जुड़े हुए नए छात्रों के लिए हम बायोडाटा के अनुसार पहले तैयारी कराएंगे, तब मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे। मेरा 25 अप्रैल से मॉक इंटरव्यू की तैयारी शुरू होगी, यानी 25 अप्रैल से हम इंडिविजुअली डाटा, हर एक की बायोडाटा के अनुसार उनकी तैयारी करवाएंगे और तब हम मॉक इंटरव्यू चालू करेंगे। हाँ, कुछ पुराने छात्र हैं जिनका ये सब तैयार है तो वो डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जो पहले बार दे रहे हैं उनकी हम पहले बायोडाटा के अनुसार उनकी पहले तैयारी करवाएंगे, कम से कम हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद उनको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इससे दो फायदा होगा, मॉक इंटरव्यू देने के समय में भी कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरा वो कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में भी बेहतर निष्पादन देगा आपको और आप अच्छा ऊंचा से ऊंचा अंक प्राप्त करेंगे। पिछले बार कोरोना 64-65 में कोरोना संकट था, तो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास रखा हुआ था। जो यहाँ आसपास के छात्र थे, दरभंगा के छात्र थे, वो यहीं आकर के इंटरव्यू तैयारी करते थे। बहुत सारे छात्र जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे, कोरोना संकट में यहाँ नहीं आ रहे थे, वो ऑनलाइन उन्होंने दिया था, और कुछ कई छात्र जो हैं वो बाहर से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। निश्चित मेरी सलाह होगी सभी छात्रों को तो वो ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, मॉक इंटरव्यू दें। लेकिन फिर भी जो छात्र बहुत बाहर हैं, जैसे यूपी से जुड़े हुए या दिल्ली से जुड़े हुए छात्र होंगे, तो उनके लिए हम विशेष कार्यशाला आयोजित करेंगे। उनको लाइव क्लासेस जो है या तो हमारे ऐप के थ्रू, जब हम ग्रुप में जोड़ेंगे तो उनको अपने ऐप के थ्रू पहले इन विषयों से संबंधित लाइव क्लासेस रेगुलर देते रहेंगे और वहाँ से ही ऑनलाइन हम मॉक इंटरव्यू भी चलवा देंगे। जो बहुत दूर है और अभी नहीं आना चाहते हैं, डेट की घोषणा हुई नहीं है, तो तब तक आप ऑनलाइन, बाहर से जुड़े हुए छात्र ऑनलाइन ही दे सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू का डेट आ जाए तो आप संस्थान में आके देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जो यहाँ के छात्र हैं वो अनवरत रूप से आप 25 अप्रैल से लग जाए। निश्चित पीटी का थोड़ी सी है, लेकिन आप ये मान के रखें कि 2-3 घंटा अगर इंटरव्यू पर देंगे तो बहुत नुकसान नहीं होगा। वैसे भी इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में कई समसामयिकी से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई कई चीजें आपको हो सकता है आगे जाकर पीटी में भी फायदा करे, क्योंकि वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली बार जब हम क्लास लेंगे तो उसमें बायोडाटा के हिसाब से हम चीजों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।